Hi guys, good evening everyone. So let me give you a little bit introduction about myself. My name is Paras Goyal. I'm a startup consultant and the co-founder of the Novel Asset. So here's my qualifications. I'm an intraday trader. I have been like in markets from the last 5 years. I hope आपको सबको पिछले वाला सेशन सारा समझ में आया था. हमारा जो लास्ट सेशन हुआ था ऑन बैंक निफ्टी फॉर द डे वन एंड उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी गई है यूट्यूब पे. So I'm expecting you to revise that all. So let's start with the today's session with the fundamental analysis. Okay, so we are going through the basics. So don't look at it as a slide or don't look at it as a material. Just learn the language with me. Okay. So अगर हम कोई भी नया सब्जेक्ट समझते हैं तो हम उसकी क्या समझते हैं, हम एक लैंग्वेज समझते हैं. ओके, बिजनेस अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी एक नया कोर्स करना चाहते हैं तो सबकी एक लैंग्वेज है. ठीक है. सो somebody is a lawyer. If a person is a lawyer, then he understands the language of the law very well. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है या आपके जितने भी लॉज हैं, ठीक है ना, आप उनके बेयर एक्ट को पढ़ोगे तो आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा. बट एज अ लॉयर उसको लॉ की लैंग्वेज पता है एंड ही और शी डिकोड्स द लैंग्वेज वेरी वेल. ठीक है. Similarly, when you do any other profession, let's take an example of the doctor. Okay, so he knows his language. Okay, so he knows the language of the diseases. He knows the language of the how he heals the body. Okay, what is going in the body? What are the different parts of the body, or what are the organs of the body? तो उसको बेसिकली एक प्रोफेशनल जो होता है, डॉक्टर जो होता है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है दैट ही हैज ऑल द नॉलेज, okay, of the body and what are the diseases that can affect the body and what are its basically how do you heal them. सो जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में आपको कहूंगा तो ये भी क्या है, बेसिकली एक लैंग्वेज है. और इस लैंग्वेज में सबसे पहला जो कोर एसेट है वो है फंडामेंटल एनालिसिस का. सो जब आप मेरे साथ आज समझ रहे हो, ठीक है ना, हम फंडामेंटल समझेंगे, हम टेक्निकल समझेंगे, तो उसको एक लैंग्वेज की तरह समझते चले जाओ. ठीक है. सो सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट आर ऑप्शंस. तो अगर मैं आपसे पूछूं, हम ये मान के चल रहे हैं कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज है. नहीं, ये तो आपको धीरे धीरे रिवाइज होती चली जाएगी. बट मेरा सबसे पहला मेन क्वेश्चन है, क्योंकि हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में डील करने वाले हैं, व्हाट आर ऑप्शंस. Let's understand with some example. Let's say Rahul. Okay. Now Rahul is looking for a place in Delhi. Okay. He came to Delhi and he's looking for a place to live in Delhi. So basically he went into the market and found some seller. ठीक है ना. तो एक person है Mr. Let's say Sanjay. एक person है Mr. Sanjay. These are both hypothetical persons. Okay. If the real name matches, then it's a coincidence. So there's a person Rahul who came to Delhi and he's looking for a house to live in. ठीक है. He is looking for a house to live. एंड संजय इज अ सेलर इन दिल्ली. ओके, उसको अपना घर जो है बेचना है एंड राहुल को अपना घर खरीदना है. ओके. सो उसने पूरा जांच पड़ताल कर लिया एंड ही वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ द हाउस, न्यू हाउस, एंड ही वांट्स टू बाय द हाउस. सो बेसिकली जो उसे हाउस को पसंद आया एंड द प्राइस जो है ना, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि लेट्स से द हाउस इज फॉर 2 CR. जो हाउस है जो पसंद आया राहुल को एंड संजय सेलिंग इज फॉर 2 CR. Okay, so this transaction has to take place. So what will happen in the transaction, that the Sanjay will transfer his house to Rahul and Rahul will transfer these 2 crore rupees to Sanjay. ठीक है. इतना पार्ट समझ में आया ट्रांजेक्शन को? जस्ट लेट मी नो पीपल, यस और नो. इतना पार्ट समझ में आया कि उसको राहुल को जो है घर खरीदना है और संजय को जो है घर बेचना है. सो इफ राहुल विल ट्रांसफर 2 crore rupees टू संजय, देन संजय विल एक्चुअली सेल हिज हाउस टू हिम. राइट? यस और नो? दैट्स ग्रेट. बिकॉज अगर मैं सेम एग्जांपल लूं, ओके, अगर मैं सेम एग्जांपल आपके डीमैट अकाउंट में लेता हूं. सो लेट्स से माय नेम इज पारस. ओके, आई वांट टू इन्वेस्ट इनटू रिलायंस. ओके, एक रिलायंस बी करके कंपनी है. ठीक है ना. आई वांट टू इन्वेस्ट इनटू रिलायंस. So what will I do is that I want to buy some shares. And to buy some shares of the Reliance B company, then I have to go to stock market and find a seller. So let's say there's a person XYZ. ठीक है, एक person है XYZ and he wants to sell the Reliance shares. Okay, so I'm looking for 100 shares. I want to buy 100 shares of Reliance. Okay, and the price quoted between us two. Okay, हम दोनों के बीच में price set हुआ. Me as a buyer, sorry, and XYZ as a seller. So हम दोनों के बीच में एक price quote हुआ कि 100 shares he will sell me at the rate of 2500 rupees. Okay, हम दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शन होगा जिसमें मैं क्या करूंगा, I'll be transferring him 2,50,000 rupees. Okay, I'll be transferring that person XYZ 2,50,000 rupees, against which he will transfer me his shares of 100 shares of basically Reliance company. Do you get this transaction? Is it similar? Can you relate these transactions? Tell me yes or no. शेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम कैसे बाइंग और सेलिंग करते हैं. सिमिलरली जैसे अगर आप कोई घर खरीदने जाते हो, ठीक है ना, यू आर ट्राइंग टू बाय सम हाउस, सो यू आर लुकिंग फॉर अ सेलर. ठीक है. अभी थोड़ा सा जो टॉपिक है ना वो एडवांस होने वाला है, सो प्लीज फोकस. इफ देयर इज अ एक्सपीरियंस पर्सन इन दिस चैट एज वेल, सो आई एम जस्ट ट्राइंग एवरीवन टू गेट इट फोकस, बिकॉज जब मैं थोड़ा सा इसको ऑप्शन में ले आऊंगा
देन देयर विल बी लिटिल बिट डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। सो आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आ रही है बहुत इजी कि अगर मुझे शेयर बाय करने हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ सेलर एंड एक्स वाई जेड इज दैट पर्सन हु इज गोइंग टू सेल मी 100 shares at 2500 rupees, and the transaction will be that I will transfer him what 2,50,000 rupees, against which he will transfer me 100 shares of Reliance, ठीक है। so similar transaction was कि राहुल है, उसको घर खरीदना था संजय से, so if he will transfer 2 crore rupees to Sanjay, so Sanjay will transfer his house to Rahul, ठीक है। सो ये क्या है, ये हमारी कैश मार्केट। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कैश मार्केट। जो इक्विटी मार्केट होती है उसे कैश मार्केट बोलते हैं, वेयर यू आर गिविंग समवन कैश एंड जो पर्सन जिसको आपने कैश दिया ही विल ट्रांसफर सम सिक्योरिटी टू यू। Okay, either you're selling your house or you're selling some shares, it doesn't matter. When you are dealing in cash directly, that means it's a cash market. Okay, I hope आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। So what is option market? ठीक है, so अब हम ये समझते हैं थोड़ी सी नॉर्मल लैंग्वेज में कि अब ऑप्शन मार्केट क्या होता है। ओके, सो सेम ट्रांजेक्शन हम लेते हैं कि राहुल को, ठीक है, एक राहुल को घर परचेज करना था एंड ही फाउंड अ सेलर मिस्टर संजय हु इज सेलिंग हिज हाउस। बट राहुल बोलता है सर आपने 2 करोड़ रुपए मेरे से मांगे इस एक हाउस को बाय करने। अब ये 2 करोड़ रुपए मेरे पास अभी तो नहीं, ठीक है ना, आई विल नीड सम टाइम ना, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 2-3 लाख रुपए से आप मेरे को कल ला के दे दो। इट्स लाइक कि ही सेज कि इट्स 2 करोड़ रुपीज। ओके, आई हैव टू accumulate my funds, I have to sell my investments, I have to take some bank loan as well because I don't have that much amount, but yeah, bank will provide me a loan। okay, so I will need time basically। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस जो बेसिकली मेन कैरेक्टर है वो क्या है, या जिसका आपको डिग्री समझना है वो टाइम। ओके, राहुल इज आस्किंग फॉर सम टाइम बिकॉज द अमाउंट इज ह्यूज। गेटिंग दिस पॉइंट कि राहुल को टाइम भी चाहिए। ओके, राहुल को टाइम चाहिए पेमेंट करने के लिए बिकॉज उसको पेमेंट जो है बेसिकली ही और राहुल वांट्स टू एक्चुअली एक्यूमुलेट दिस मच अमाउंट ऑफ पेमेंट। तो जो एसेंस है वो किसका है यहाँ पे, टाइम का है। सो व्हाट ही इज लुकिंग फॉर इज सम टाइम बिकॉज ही वांट्स टू एक्यूमुलेट दिस पेमेंट। सो ओके, संजय सेन बिकॉज ऑब्वियसली उसको भी समझ में आता है सेलर को भी कि बड़ी पेमेंट है and then he has to accumulate his resources and take some loan as well। okay, so what did he do, he said okay, what you will do is that you can have the house in 3 months। आप 3 महीने में मुझे पेमेंट कर सकते हो। लेट्स से टुडे इज 1 जनवरी, सो 3 महीने के यानी 31 मार्च तक। ओके, 31 मार्च यू कैन पे गिव मी द पेमेंट एंड आई विल बुक दिस हाउस। ठीक है ना, तो मैं आप 3 महीने मुझे पेमेंट कर सकते हो और ये हाउस जो है आप ले सकते हो। ओके, बट संजय सेज दैट व्हाट इफ आफ्टर 3 मंथ्स यू डिनाई मी। ओके, सो अगर वो कहता है कि मैं 3 महीने, मेरे पास और भी बायर्स जो है वो अप्रोच करेंगे, बट मैं 3 महीने तक किसी को सेल नहीं करूंगा। सो व्हाट इज द श्योरिटी दैट आई शुड नॉट सेल इट टू एनीवन एंड वेट फॉर 3 मंथ्स। कि आप 3 महीने मुझे बोल रहे हो कि 2 करोड़ रुपए मैं जमा करूंगा, आप मुझे पेमेंट करोगे, बट 3 महीने में मुझे मेरे पास कोई और भी जो है बायर आ सकता है एंड आई कुड हैव गिवन इन द सेम। ठीक है ना, तो वो मैं ना करूं इस चीज के लिए ही आस्क्ड फॉर सम सिक्योरिटी। तो वो बोलता है कि मुझे आप टोकन मनी दे दो, एक सिक्योरिटी दे दो। ठीक है ना, लेट्स से 1% ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 2 लाख रुपीज। ठीक है, यहाँ पे राहुल से 2 लाख रुपए ले लिए संजय ने। वाई, सो दैट वेन राहुल विल कम आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है ना, वो हाउस संजय जो है किसी को बेचेगा नहीं और वो राहुल को ही बेचेगा एट द अमाउंट ऑफ रुपीज 2 करोड़। ये ट्रांजेक्शन समझ में आई सबको, यस और नो? बिकॉज यही पे सारा ऑप्शन का जो गेम है वो यहीं पे बेसिकली छुपा हुआ है। सो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया कि ठीक है, देर वॉज अ ट्रांजेक्शन कि हमें एक घर संजय को घर बेचना था, तो उन्होंने प्राइस सेट किया 2 करोड़ रुपए का। राहुल आज फॉर सम टाइम बिकॉज ही आज कि उसको पेमेंट जो है वो एक्यूमुलेट करनी है, सो ही नीड सम टाइम। सो दे बोथ एग्रीड कि 3 मंथ्स का टाइम ले लो, यू कैन गिव मी द पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ 2 करोड़ रुपीज। ठीक है ना, और वो मैं घर आपके नाम कर दूंगा, बट इस 3 महीने तक मैं किसी को घर ना बेचूं इसके लिए मुझे 2 लाख रुपीज की सिक्योरिटी चाहिए। वाई सो, बिकॉज अगर मान लीजिए 3 महीने बाद राहुल ने मना कर दिया लेने से, ठीक है, तो क्या संजय 2 लाख रुपए वापस करेगा उसे? टेल मी यस और नो, क्या वो 2 लाख रुपए से वापसी होंगे? अगर राहुल मना कर देता है खरीदने से 2 महीने बाद कि मैं ये घर नहीं खरीदना चाहता, क्या संजय उसे 2 लाख रुपए वापसी करेगा? नो। ठीक है, सबको समझ में आता है ये? 3 महीने बाद राहुल संजय से घर मांगने जाता है, ठीक है, तो क्या वो मना कर सकता है सेलिंग करने के लिए? ठीक है, पीपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी नेसेसरी कि आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आए। ठीक है, तो वो मना नहीं कर सकता। चिन्मय, व्हाई डू यू से यस ही कैन से? बिकॉज उसने 2 लाख रुपए लिए, राइट? जो हमारा एक लीगल टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म है कि व्हाई आर टेकिंग मनी, ही टुक सम मनी फॉर 2 लाख रुपीज दैट ही प्रॉमिस दैट ही विल नॉट सेल हिज हाउस। सो यहाँ पे जो ये ट्रांजेक्शन है, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, लेट्स से देयर इज अ सिचुएशन, जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 1 जनवरी को हुआ था, राइट, राहुल और संजय के बीच में। नाउ टेल मी, आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि 31 मार्च को जब ये ट्रांजेक्शन होना था, तो राहुल ने कितने पे कर रखे थे संजय को? रुपीज 2 लाख रुपीज। ठीक है,
एंड वैल्यू क्या उन्होंने सेट करी थी ₹2 करोड़ की, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, देयर वाज सम मिस हैपेंड विद द हाउसिंग, और उसमें बेसिकली जो हाउस है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, एंड जो वैल्यू रह रही है हाउस की वो 1.5 सीआर रही आफ्टर 3 मंथ्स। ओके, कि मान लो उनको पता चला देयर वाज सम सीवेज पाइपलाइन, और देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द हाउस, और देयर वाज एनी प्रॉब्लम विद द एरिया, और जो वैल्यू है हाउस की वो 1.5 सीआर रही, ठीक है। इस सिचुएशन को समझ के बताना पीपल दैट विल यू बाय द हाउस, शुड राहुल बाय द हाउस। किसी का आंसर यस भी है तो मुझे बता देना, ठीक है, सबका नो है, दैट्स वेरी वेरी गुड थिंग। शुड राहुल बाय द हाउस, नो। तो अब मुझे बताओ, अगर राहुल घर खरीद लेगा तो उसका लॉस कितने का होगा? 50 लाख का। एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो वी नाउ वी गेट टू द पॉइंट दैट इफ राहुल बाइज हिज हाउस एट 1.5 सीआर, देन ही विल इंकर सम लॉस, ठीक है। बट अगर वो नहीं खरीदता, जैसे आप लोगों ने बोला कि राहुल को घर नहीं खरीदना चाहिए, तो अब उसका लॉस कितने का होगा? राहुल का लॉस कितने का होगा अगर वो घर नहीं खरीदता तो? 2 लाख रुपीज। सबको समझ में आया? 2 लाख रुपीज का मेरा जो है लॉस होगा, क्यों? क्योंकि ये मैंने प्रीमियम किसको दे रखा था? संजय को दे रखा था, और बाइंग हिज हाउस। हाउएवर आई डिडंट गो थ्रू माय डील, ठीक है ना, और मेरे को लॉस होगा 2 लाख रुपीज, ठीक है। ये सिचुएशन सबको समझ में आई? आई होप यहाँ पे सबको समझ में आई सिचुएशन, ठीक है। लेट्स चेंज अ लिटिल बिट। लेट्स से आफ्टर 3 मंथ्स योर वैल्यू ऑफ द हाउस, ठीक है ना, वहां से क्या हुआ कि जो हाउस संजय ने सेट किया था, उन्होंने सेट किया था पैसे खरीदने के लिए। सो उस घर के पास एग्जाम्पल ले लो कि मेट्रो की लाइनिंग बनना शुरू हो गई, ठीक है। सो देयर वाज अ प्रोजेक्ट व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉर द मेट्रो की, जो संजय घर है उसके पास ही मेट्रो स्टेशन होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से व्हाट डू यू थिंक दैट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल इट गो अप और डाउन? एवरीबडी एग्रीज विद मी, आप? दैट्स गुड। सो द वैल्यू इंक्रीज टू 2.5 सीआर, ठीक है। तो वैल्यू जो उस घर की हो गई वो 2.5 करोड़ की हो गई। अब मुझे बताओ कि राहुल को वो घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? यस और नो? अच्छा, ये तो समझ में आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट है तो राहुल को 2 करोड़ में ही वो घर मिलेगा, ठीक है ना। संजय कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस, बिकॉज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन कर दिया था, इसी वजह से उसने 2 लाख रुपए दिए, राइट। सो नाउ द वैल्यू इज 2.5 ईयर। शुड राहुल एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट दिस प्राइस, यानी कि उसे घर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? यस और नो? सो एवरीबडी इज गोइंग विद यस। ओके, दैट्स गुड थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे राहुल को प्रॉफिट कितना होगा? आराम से कैलकुलेट करके बताओ। अगर राहुल ये घर खरीद लेता है, उसे 2 करोड़ रुपए दे देता है, तो राहुल का प्रॉफिट कितने का होगा? Okay, somebody is saying 48 lakh, most people are saying 50 lakh. यहाँ पे बहुत लोगों ने जो assume किया है वो ये किया है कि जो संजय को पेमेंट करनी है वो 2 सीआर करनी है। What about these 2 लाख? क्या वो 2 करोड़ में ऑलरेडी इंक्लूडेड थे या 2 करोड़ से बाहर थे? तो हमने ये assume करा था यहाँ पे, ठीक है ना, कि that it is included in within 2 सीआर, ठीक है ना। आप लोगों ने किसी ने क्वेश्चन पूछा, बट लेट मी इंक्लूड यू कि वो 2 सीआर में इंक्लूडेड था, यानी कि उसे 198 और देने हैं, ठीक है, 198 लाख और देने पड़ेंगे, सो टू बाय द हाउस। सो आप प्रॉफिट कितने का होगा? 50 or 48? Everyone. Okay, now somebody say 52 lakh. The profit will be 50 lakh only. Okay. सिंपल, 2 करोड़ का हमने घर खरीदा, वैल्यू 2.5 करोड़ की हो गई, प्रॉफिट इज 50 लाख, ठीक है। कैलकुलेशन के पीछे मत जाओ, कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, प्रॉफिट होगा, ठीक है, वेरी वेरी गुड। ओके, सो इज दिस ट्रांजेक्शन अ काइंड ऑफ अ स्मार्ट ट्रांजेक्शन? कि भाई अगर लॉस होता है, ठीक है ना, तो हमारा कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम लॉस कितने का होगा? 2 लाख रुपए का, जो हमने प्रीमियम भरा है। और अगर प्रॉफिट होगा तो भाई कितना भी हो सकता है, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू अपसाइड जाएगी वो मेरा सारा प्रॉफिट है। वाई? बिकॉज आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड इट टू बाय एट 2 करोड़ रुपीज। सो बेसिकली राहुल ने वो 2 लाख देके, ठीक है ना, देखो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी तो अलग हो गई, बट उस 2 लाख से उसने क्या खरीदा? उसने एक ऑप्शन खरीदा, ठीक है, फ्रॉम संजय, जो प्रॉपर्टी बेचा। सो मेन जो उसका एसेंस है, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल का वो ये है कि राहुल ने एक ऑप्शन खरीदा 2 लाख रुपए में कि सर अगर ये प्रॉपर्टी 3 महीने में मेरी वैल्यू जो है वो 2 सीआर या 2 सीआर से ज्यादा की होती है, तो मैं 2 सीआर में से खरीद लूंगा, ठीक है ना। अगर वैल्यू बाई चांस डाउन चली गई, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1.5 सीआर, सो आई वोंट बाय द प्रॉपर्टी, तो मैक्सिमम लॉस मेरा क्या होगा? 2 लाख रुपए का। तो बेसिकली जो राहुल ने ट्रांजेक्शन करी उस 2 लाख रुपए से, वो क्या करी? उसने एक ऑप्शन बाय करा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आई होप सबको समझ में होगा कि राहुल ने क्या करा। राहुल ने 2 लाख रुपए में एक ऑप्शन बाय करा कि आई कैन बाय द प्रॉपर्टी इन 3 मंथ्स एट 2 सीआर रुपीज, ठीक है। इफ द वैल्यू डिक्रीजेस देन आई वोंट बाय इट, इट डजंट मैटर टू मी, ठीक है। तो उसने एक ऑप्शन बाय करा,
सो यहाँ पे आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शन को बाइंग या सेलिंग समझेंगे, ठीक है ना। सो सिमिलर इज द केस इन द एवरी ऑप्शन, चाहे हम जब हम एग्जांपल लेते हैं शेयर प्राइसेस का, तो उसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ट्रांजेक्शन को समझना जरूरी था। बस ये समझ कि यहाँ पे राहुल कौन है, यहाँ पे राहुल जो है ऑप्शन बायर है, ठीक है। यहाँ पे जो राहुल था वो कौन था, ऑप्शन बायर था। और संजय कौन था, वो ऑप्शन सेलर था, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। जो राहुल था वो ऑप्शन बायर था बिकॉज ही बॉट द ऑप्शन फॉर 2 लाख रुपीज, ठीक है। सो ही बॉट द ऑप्शन फॉर 2 लाख रुपीज। हाउएवर जो संजय था वो ऑप्शन सेलर था एंड ही सोल्ड ऑप्शन फॉर 2 लाख रुपीज, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो सारी गेम है वो अब हम सिर्फ ऑप्शंस में डील करेंगे, ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस में समझेंगे, उनकी टर्म्स में समझेंगे। सो ऑप्शंस आर बेसिकली डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी जो वैल्यू होती है दे आर बेस्ड ऑन सम अंडरलाइंग एसेट, ठीक है ना। सो हमने क्या समझा था कि राहुल ने जो ऑप्शन खरीदा था 2 लाख रुपए का, ठीक है। अगर मेरी वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की, ठीक है ना, इस ऑप्शन की जो वैल्यू है बेसिकली वो किस पे अंडरलाइन है। अगर मेरी वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की मेरी बढ़ी तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और अगर मेरी वैल्यू जो है वो घटेगी तो मेरा बेसिकली लॉस कितना होगा, लॉस 2 लाख का ही होगा, ठीक है। सो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो जिनकी जो खुद की वैल्यू है वो किसी अंडरलाइंग एक एसेट की वजह से बढ़ती है, ठीक है। सो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, हमें ये समझना है कि एक्चुअली ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करनी है, ठीक है। बट हमें ये समझ में आता है सर जो डेरिवेटिव जो ऑप्शन है वो दीज आर डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो किसी अंडरलाइंग एसेट पे बेस्ड होती है, ओके। डेरिवेटिव जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब अगर कोई बंदा 100 रुपए लूज कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो बाइंग करी है, ठीक है ना, कोई ऑप्शन बाय करा, लेट्स से ये आपने निफ्टी बैंक को बाय करा, ठीक है, निफ्टी बैंक का फ्यूचर ही ऑप्शन बाय करा, ठीक है ना। तो अगर आपने उसके प्रॉफिट करा 100 रुपए, तो सामने वाले को 100 रुपए का ही लॉस हो रहा है। यानी कि जिससे आपने बाइंग करी या जिससे जो आपका सेलर था, लेट्स से राहुल, और हम संजय का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर राहुल ने, ठीक है ना, जो ऑप्शन बायर था उसने 100 रुपए कमाए, तो संजय कौन था, संजय ऑप्शन सेलर था, ठीक है। तो उसने कितने कमाए होंगे, एग्जैक्टली 100 रुपए ही कमाए। तो इससे जीरो सम गेम, ठीक है। सो ऑप्शन बायर का मतलब समझ में आ गया, जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बायर कौन, जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है। ऑप्शन सेलर कौन, जो प्रीमियम ले रहा है और अपना ऑप्शन सेल कर रहा है। टोकन अमाउंट यानी कि प्रीमियम, ठीक है ना, जो इसे टोकन अमाउंट बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करने के लिए। जो हमने 2 लाख रुपए दिए वो कहते हैं वो प्रीमियम था, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस मतलब कि जिस पे मैं बाइंग करने वाला, तो हमने यहाँ बोला था कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो मैं 2 करोड़ पे बाय करूंगा। अगर वैल्यू 2.5 CR हो जाती है तो मुझे कितने में बाइंग करनी पड़ती है। अगर मेरी वैल्यू जो है 2.5 CR हो जाएगी तो मुझे बाइंग प्राइस क्या रहेगा फिर भी, वैल्यू मेरी 2.5 CR है, बाइंग प्राइस क्या है, 2 CR ही है, ठीक है। तो उसके क्या बोलते हैं हम, स्ट्राइक प्राइस। तो जिसपे भी ऑप्शन मेरे को बाइंग करने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। देन देयर इज अ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यहाँ कितने महीने की थी, 3 महीने की थी। सिमिलरली जो ऑप्शन की ड्यूरेशन होती है वो कितने टाइम की होती है, 1 वीक की भी होती है, 3 मंथ्स की भी होती है, ठीक है ना। सो दिस इज द ड्यूरेशन, यानी कि कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज अमेरिकन एंड यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स। किसी को पता है इसमें फर्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमारे जो स्टॉक मार्केट होती है बहुत लोगों को ये नहीं पता होता ट्रेडर्स को कि हमारे अमेरिकन ऑप्शंस होते हैं, यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं। सो राहुल ने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करी थी, ठीक है, कितने की, 2 लाख रुपीज प्रीमियम दिया था संजय को, जो कौन था, ऑप्शन सेलर था, ठीक है। तो इसकी ड्यूरेशन क्या थी, 3 मंथ्स की। मैंने आपको क्या बोला था, 3 मंथ्स तक उसे टाइम लगेगा सारा जो उसकी रिसोर्सेज है कलेक्ट करने के लिए। तो 3 मंथ्स तक बेसिकली 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, ठीक है ना, ये मेरा टाइम पीरियड हो गया 3 मंथ्स का। सो अमेरिकन ऑप्शन क्या कहता है कि इस टाइम पीरियड में आप कभी भी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। सो लेट्स से मेरा बैंक लोन वगैरह सब मेरा जो है एक्यूमुलेट हो गया और मेरे पास 2 करोड़ रुपए पहले 28 फरवरी को ही आ गए, ठीक है। तो मैंने 28 फरवरी को ही ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्या मैं अगर संजय को बोलूँ कि अभी मेरे पास पैसे आ चुके हैं 28 फरवरी को, जबकि एक्चुअली मैंने टाइम 3 महीने का मांगा था, बट बीच में 2 महीने में मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए और मैंने संजय को बोला लेट्स डू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर आप उस टाइम पीरियड के बीच में भी कभी एक्सरसाइज कर सकते हो, दैट मीन्स इट्स एन अमेरिकन ऑप्शन। However, if Sanjay says no, I cannot do the transaction, मैं 31 मार्च से पहले पहले, क्योंकि आपने मुझे टाइम दिया था 31 मार्च तक का, मुझे अपना सारा जो सामान है वो शिफ्ट करना है और आई नीड सम टाइम मोर, बट मैं 31 मार्च को ही अपना घर खाली करूंगा, यानी कि पोजीशन मैं आपको 31 मार्च को दूंगा और आई डू द ट्रांजेक्शन 31 मार्च होगी, ठीक है। तो यानी कि 3 मंथ से पहले पहले आप वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं, यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स। सबको क्लैरिटी आ गई दोनों के बीच में, ठीक है, कि अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स में और यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या फर्क होता है। Anyone who is still not clear, let me know, I will repeat. अगर मैं विद इन द ड्यूरेशन,
ठीक है ना, जो मैंने 3 मंथ्स का उसका टाइम पीरियड मांगा था, ट्रांजेक्शन तो समझ में आएगी कि राहुल ने जो घर खरीदा था उसके लिए से 3 महीने का टाइम मांगा था कि भाई मुझे पेमेंट जो है अपने रिसोर्सेज इकट्ठी करनी है, अपनी पेमेंट कलेक्ट करनी है कई लोगों से, और बैंक लोन अप्रूव कराना है, उससे लेना है। ठीक है। और जो संजय है बेसिकली उसने क्या बोला था, ठीक है 3 महीने के बाद हम ये ट्रांजेक्शन करेंगे ना। 2 महीने के अंदर अंदर यानी कि 28 फरवरी को राहुल ने सारी की सारी अपनी जो कैश है वो जमा कर लिया और उसको बोला कि लेट्स डू द ट्रांजेक्शन, आई हैव एक्यूमुलेटेड माय मनी। ठीक है, बट संजय स्टिल लिविंग इन द हाउस एंड ही सेज नो आई विल डू द ट्रांजेक्शन ऑन 31 मार्च। तो अगर उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि संजय बोलता है ठीक है लेट्स डू इट ऑन 28 फरवरी, यानी कि विद इन द 3 मंथ्स हम कभी भी ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शंस। However, if he says no, I will not do the transition until 31st March, then it will be a European option. ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन टोकन अमाउंट क्या था, प्रीमियम था ना, 2 लाख रुपए को उसने जो प्रीमियम दिया था घर बाय करने के लिए, इसे प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस होता है 2 करोड़ का, जिसपे उसने एक्चुअली में बाइंग करने की बात की थी कि टोटल वैल्यू कितनी है घर की, मैं जिसपे बाइंग करूंगा, उसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ओके, आपको ये समझ में आया कि यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है। नाउ जस्ट टेल मी, इफ इंडियन मार्केट्स, ठीक है ना, इंडियन मार्केट्स में आपको क्या लगता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वो अमेरिकन होते हैं या यूरोपियन होते हैं। ओके, इफ नोबडी नोज आंसर इट्स ओके, जस्ट गेस व्हाट डू यू थिंक, जो हमारे इंडियन मार्केट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिकन है या यूरोपियन है। some people are saying American, some people are saying European, only 4 people answer, come on people, everyone will answer. It's a very interesting question. Okay, 50-50 ratio है। लेट मी टेल यू, वी हैव अ इंडियन मार्केट ऑफ यूरोपियन ऑप्शंस। ओके, यानी कि आप टाइम पीरियड से पहले, जब तक मेरा जो डेट है, ड्यूरेशन है, वो कंप्लीट नहीं हो जाता, आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, सो हमारी जो मार्केट होती है यूरोपियन ऑप्शन की, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ प्रॉफिट चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको समझो, ऑप्शन में प्रॉफिट कैसे होता है। ठीक है, ये कैसे होता है, इसको कैसे माना जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, ऑप्शन बाइंग, लेट्स पहले ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं। राहुल हमारा ऑप्शन बायर था। ठीक है, उसने कितना प्रीमियम पे करा था, एवरीबडी कितना प्रीमियम पे करा था उसने, 2 लाख रुपए। तो ये तो सबको समझ में आ गया, 2 लाख रुपए जो था वो मेरा प्रीमियम था। और स्ट्राइक प्राइस को हम एक्स बार लिखते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस जो था बाइंग करने का, ठीक है ना, वो कितना था, 2 CR। ठीक है, सबको ये ट्रांजेक्शन समझ में आ रही है, थोड़ी सी मैथ से समझ में आता है लेकिन ईजी है। ठीक है, इसलिए मैं बेबी स्टेप्स पे पढ़ाता हूँ, सो दैट आपको समझ में आए एक एक चीज। ठीक है, जो मेरा प्रीमियम था 2 लाख रुपए का था, तो इसमें से समझो। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ है बेसिकली, ये पॉजिटिव है, तो इट्स लाइक लाख 1 लाख जो आपको ग्राफ बनता है ना, ठीक है, उसको ऐसे समझना। एंड इट्स नेगेटिव। ठीक है, तो 1 लाख, -1 लाख, -2 लाख, अप टिल -50 लाख, -1 CR। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली पॉजिटिव क्वाड्रेंट एंड दिस इज नेगेटिव क्वाड्रेंट ऑफ द चार्ट। तो ये एक प्राइस चार्ट है। ठीक है, तो अगर राहुल जो है बेसिकली 2 लाख रुपीज उसने प्रीमियम दिए थे, ऑप्शन बायर का चार्ट है। ठीक है, ऑप्शन बायर का अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसका चार्ट है, किसी को नहीं भी समझ में आता है ओके, वेरी ओके, बट अभी हम थोड़ा सा मैथ्स अपने ग्राफिकल माइंड से समझ रहे हैं, तो अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है ओके, यू कैन जस्ट इमेजिन द पिक्चर विद मी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ठीक है ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसका कोई रेगुलर यूज नहीं है, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड गुड टॉपिक टू अंडरस्टैंड। सो अगर मेरे जो राहुल है, ठीक है ना, उसने 2 लाख रुपए पहले प्रीमियम दे दिया था, तो क्या मैं कह सकता हूँ T0 पे, यानी कि आज से ही वो 2 लाख रुपए के लॉस में है। अगर वो खरीदे ना खरीदे डजेंट मैटर, आज से ही वो 2 लाख रुपए के लॉस में है। यस और नो। ओके, somebody saying no, why no? अगर मैंने आज ही पेमेंट कर दी, चाहे मैं खरीदूं ना खरीदूं, क्या मुझे पेमेंट वापसी मिलेगी, यस और नो, नहीं मिलेगी ना। तो क्या मैं आज से ही बोल सकता हूँ कि आज से मैं 2 लाख रुपए के लॉस में हूँ। ठीक है, तो सबको ही समझ में आया कि एट T0 मेरा जो एक्चुअली नेट सेटलमेंट है वो -2 लाख है। नाउ दिस इज अ टाइम, जो बेसिकली ये चार्ट है, टाइम प्राइस टाइम चार्ट। ठीक है, तो ये 1 मंथ हो गया, एंड देन देयर इज अ 2 मंथ, एंड देयर इज 3 मंथ। सो जब तक मेरा एंड, अगर मेरा जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो 2 CR ही रहती है, ठीक है ना, तो 2 CR ही रहती है, तो मेरा जो लॉस है वो अभी तक का वो 2 लाख ही रहेगा। ठीक है, मेरा लॉस नहीं बदलेगा। बट अगर मेरे जो वैल्यू है, ठीक है ना, अगर मेरी जो, मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि अगर मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 2.5 CR पे चली जाती है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना, कि मेरा जो एक्चुअली में प्रॉफिट है वो ऐसे चला जाएगा और 50 लाख पे चला जाएगा, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर मेरी जो वैल्यू है 2.5 CR चली जाती है, तो मेरा पॉजिटिव चार्ट ऐसे बनेगा। जिन लोगों को मैथ्स आती है वो समझ में आ गए होंगे, जिनको नहीं भी आती उनको भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है पॉजिटिव में चला जाएगा, सिंपल। -2 लाख से जो मेरा प्राइस है, जो मेरा प्रॉफिट है, वो 50 लाख पे आ जाएगा। सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस और नो, एवरीवन पीपल, यस और नो, ग्राफ चार्ट समझ में आया, प्रॉफिट का चार्ट। ठीक है, कि अगर मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 2 लाख रुपए, इससे नीचे तो जाएगा नहीं, पॉजिटिव में जितना मर्जी जा सकता है। ठीक है,
सो आप ये चार्ट बना सकते हो अपने नोट्स में, अगर किसी को कोई नोट्स ही बना रहा है तो साइड बाई साइड, ठीक है, कि दिस इज माय ऑप्शन बायर का प्रॉफिट का चार्ट, ठीक है, कि मैक्सिमम लॉस जो है मेरा, ठीक है ना, वो तो 2 लाख ही रहेगा, -2 लाख पे जाएगा, इससे नीचे लॉस ही नहीं हो सकता, बट जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो अपसाइड है। ये समझ में आया? Yeah, the value, if the value increases to anyone like 2.5 3 CR whatever, but मेरा जो ग्राफ होगा वो अपसाइड अनलिमिटेड है, डाउनसाइड लिमिटेड है, डाउनसाइड एक वॉल खड़ी है 2 लाख रुपए की, कि भाई इससे नीचे अगर मेरी वैल्यू जो है मान लो 1.6 CR चली गई हाउस की, तो क्या मुझे लॉस होगा इससे ज्यादा? सो आई वांट टू नो दैट विल आई बी इन लॉस इफ द वैल्यू इज 1.6 CR? क्या मुझे लॉस होगा? नहीं, आप बाय नहीं करोगे, राइट? ऐसे तो है कि आप 2 करोड़ रुपए देके आ जाओगे। सो आपका लॉस जो है मैक्सिमम 2 लाख रुपीज का है। ग्रेट, नाउ लेट्स गो फॉर द ऑप्शन सेलर। ओके, अब हम किसका कर रहे हैं? ऑप्शन सेलर का, यानी कि संजय की साइड का, ठीक है। तो संजय ने क्या करा था? T0 पे कितने पैसे लिए थे? उससे 2 लाख रुपए ले लिए थे। तो कैन आई से एट टाइम जीरो माई प्रॉफिट इज 2 लाख रुपीज? यस और नो? यस। बट वैल्यू जो है वो 2.5 CR होगी। तो अब बताओ, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? संजय को प्रॉफिट होगा लॉस होगा? जैसे जैसे मेरी वैल्यू जो है बढ़तेगी, उतना ही मेरे को लॉस होता चला जाएगा। सबको समझ में आ रही है हो? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, सबका आंसर लॉस में कैसे वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ, मेरी जो मैक्सिमम प्रॉफिट की वॉल है वो 2 लाख रुपए है, और डाउन साइड रिस्क अनलिमिटेड है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑप्शन सेलर। एंड जो राहुल की थी वो किस तरह से थी, कि वो पहले -2 लाख में था और अनलिमिटेड प्रॉफिट में था। अब ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक, आप लॉन्ग टर्म में क्या बनोगे? आप ऑप्शन बायर बनोगे या ऑप्शन सेलर बनोगे? इट्स वेरी वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, और आपको ये समझ में आ जाना कि आपको करना क्या है, तो आपको मजा आ जाएगा। तो somebody said ऑप्शन बायर। लॉन्ग टर्म में आपको क्या बनना है? आपको ऑप्शन बायर बनना है या ऑप्शन सेलर बनना है? ओके, ईश इज एन ऑप्शन सेलर। जस्ट टेल मी वन रीजन व्हाई यू वांट टू बी एन ऑप्शन सेलर इन दिस केस ऑफ मार्केट। भाई अगर मेरी जो प्रॉफिट है वो तो लिमिटेड है, बट मेरा लॉस जो है वो अनलिमिटेड पोटेंशियल पे। Why do you want to be an option seller? Because of consistent profits. Okay, that's a good one. Bear market. Okay. It doesn't matter whether the market is bear or bullish. We can always do the call option and the sell put option. ठीक है ना, उस पे भी आएंगे, कॉल पुट क्या होता है। ओके, हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो इसको ऐसे समझो, जो एक्चुअल मार्केट मेकर्स होते हैं, जो एक्चुअल लॉन्ग टर्म में, दे आर पीपल हु आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन ऑप्शंस। यू शुड ऑलवेज बी एन ऑप्शन सेलर, ठीक है। अभी हमें लग रहा होगा कि ऐसा क्यों करेंगे, बट एक्चुअल में मार्केट जो होती है ना, हम इसके बारे में जब समझेंगे कि एक्चुअली में 2 लाख रुपए, एक बात बताओ, शुरू से ही उसे 2 लाख रुपए मिल गए, ठीक है, वो ज्यादा बढ़िया है, ये शुरू से आपको 2 लाख रुपए देने पड़ गए, वो ज्यादा बढ़िया है? मुझे तो सही समझाओ। शुरू में मैं आपको 2 लाख रुपए देके जा रहा हूँ, और शुरू में मैं 2 लाख रुपए किसी को देके जा रहा हूँ, क्या ज्यादा बढ़िया है? रिसीविंग या गिविंग? ठीक है, तो बहुत सारे इमोशंस आप लोगों के माइंड में अब आ रहे हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, दे आर नॉट मैथमेटिकल, एंड दैट्स व्हाट आई रियली वांटेड। बिकॉज जो क्वेश्चंस रियल मार्केट में आते हैं ना, दे आर ऑलवेज इमोशनल। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे इमोशनल क्वेश्चन है कि भाई शुरू में देना पसंद है या लेना पसंद है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए लिए, कितनी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होती है कि प्राइस जो है वो प्रॉपर्टी का वो 2 CR से 2.5 CR चला जाएगा विद इन 3 मंथ्स? कितनी प्रोबेबिलिटी लगती है आपको यहाँ पे? लो, मिनिमल? समझ में आया? दो। ओके, दैट देयर आर टू गुड आंसर्स, 50-50। लविश, हाउ इज इट 50-50? प्रॉपर्टी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो 3 महीने बाद आपको पता चले वो 50 लाख रुपए ज्यादा हो गई? लो प्रोबेबिलिटी है ना। सो व्हेन आई एम सेलिंग माय ऑप्शन, इस 2 लाख के जो प्रॉफिट है वो मैं 2 लाख के प्रॉफिट में ही रहूंगा, ठीक है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हाई है लो है? Now tell me about the profitability. If I'm selling my option for 2 lakh rupees, how much is the probability that I'm going to stay in profit? High. That's a good thing. Now everybody is understanding why I'm going to be an option seller in the long term. See, ऑप्शन सेलिंग में बेसिकली आगे जाके आप समझोगे कि कैपिटल भी हाई चाहिए होता है, ठीक है ना। मतलब नॉर्मली वैसे दोनों में सेम चाहिए होता है, बट ऑप्शन सेलिंग जो होती है वो ज्यादा रिस्की भी होती है। बट प्रोबेबिलिटी क्या है इस रिस्क की, वो लो है। और इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है लो है? उसको जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू 2.5 CR पहुंच जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई है ये लो है? ये हमें समझ में आ गया, लो है। तो ऑप्शन जो बायर है, ठीक है ना, जो ऑप्शन बायर है जिसने 2 लाख रुपए दिए हैं प्रीमियम के, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रॉफिट में जाएगा, हाई या लो? दिस इज अ लो प्रोबेबिलिटी।
यार वो तो मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था ना कि चलो मेट्रो का एक सैंक्शन हो गया, प्रोजेक्ट नहीं होता तो क्या उतनी ही रहती ना प्रॉपर्टी, या थोड़ी बहुत बढ़ती, राइट? सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल एक्चुअली आर ऑप्शन बायर एंड सेलर। और ऐसा नहीं होता इससे प्रॉपर्टी का है एंड देयर इज नो सच रीजन इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सेम रीजंस है, ठीक है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में आपको यहाँ पे फर्क समझ में आ गया? आपको पता है बहुत टेक्निकल और बहुत एडवांस जो है आप आंसर्स दे रहे हो राइट नाउ, ठीक है ना? बहुत लोगों को चार्ट ही समझ में नहीं आता। चलो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, सबको समझ में आ गया, मेरा काम पूरा हो गया। नाउ लेट्स गो टू द टर्मिनोलॉजीज, ठीक है ना? तो अब आपके इमोशनल क्वेश्चन से आके वापस हम टेक्निकल पे आते हैं। तो हमारा जो इमोशनल फेस था एक छोटा सा, वो पूरा हो गया कि ऑप्शन बायर बनना चाहिए, ऑप्शन सेलर बनना चाहिए। देयर इज नथिंग नीड टू बी मैच इन इट, इट्स मोर अबाउट इमोशनल क्वेश्चन। इफ आई एम रिस्किंग माय मनी वेदर आई शुड बी ऑप्शन सेलर और अ बायर, हम दोनों चीजों को डेवलप करेंगे, माइंडसेट भी करेंगे और हम टेक्निकल भी करेंगे। एंड यू विल हैव अ क्लास फ्रॉम उर्वाना मैम एज वेल, जो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट है। सिंस यू पीपल हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यू कैन सी उर्वाना मैम वीडियोस। क्योंकि ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा जो आपको एडवांटेज होना चाहिए ना, वो आपकी माइंडसेट होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग अप लॉट ऑफ स्टफ ऑन द इमोशन बेस्ड एज वेल। बिकॉज जब आप अपना एक्चुअली में अभी आप मोस्ट पीपल बिगनर हो, लेकिन जो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस है उन्हें पता है कि माइंडसेट और इमोशनल चैलेंजेस कितने आते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, ठीक है ना? दैट्स व्हाई वी नीड टू कोप अप विद दैट। सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द टर्मिनोलॉजीज, व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द मार्केट? फर्स्ट इज कॉल ऑप्शन, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना? बहुत इजी है ये, बहुत ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। सिंपल है। राहुल ने बाइंग की थी 2 लाख रुपए की, क्या कि मैं प्रॉपर्टी बाइंग करूंगा, किससे? संजय से, राइट? कि मैं प्रॉपर्टी बाय कर लूंगा आपसे कितने में? 2 CR में। उसने ये क्या करा था? ऑप्शन बाय करा था, ठीक है? तो इसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन। वेन यू कैन बाय अ प्रॉपर्टी एट एन एक्सरसाइज प्राइस, यानी कि कोई भी आपने स्ट्राइक रेट या कोई भी आपने प्राइस जो है पहले से चूज कर रखा है, बट आप क्या कर रहे हो? आप बाइंग कर रहे हो। और आप कोई भी सिक्योरिटी कब बाय करोगे? जब प्राइस अपसाइड जाने वाला होगा या प्राइस डाउन साइड जाने वाला होगा? टेल मी एवरीवन, इफ आई एम लुकिंग टू बाय, ठीक है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट द प्राइस इज गोइंग टू गो अपसाइड, दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली बाइंग इट, राइट? तो जब हम बाइंग की बात करते हैं तो हम कॉल ऑप्शन खरीद, सिंपल सी ही बोलते हैं कॉल, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक प्राइस है एक्स वाई जेड लिमिटेड के शेयर का, प्राइस जो है 100 रुपए का था, एंड आफ्टर योर फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस आपको लग रहा है जो प्राइस है मेरा वो 92 पे जाने वाला है। विल यू बाय इट और विल यू सेल इट? हम सब सेल करेंगे, दैट्स अ गुड थिंग। नाउ यू डोंट हैव एनी शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड, ठीक है ना? कई लोगों को ये भी समझ नहीं आता, यू डोंट हैव एनी शेयर, कैन यू स्टिल सेल इट? ठीक है, सबको समझ में आता है शॉर्ट सेलिंग, इसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। कि आपके पास अभी तो शेयर है ही नहीं, बट आपने क्या किया? अपने ब्रोकर से उधार पे ले लिया कि मुझे 100 शेयर उधार पे दे दो, मैं अभी सेल कर रहा हूँ और आपको शाम को वापसी खरीद के दे दूंगा। सो आपने जब सेलिंग करी तो कितने की करी? तो आपने क्या करा? अपने ब्रोकर से उधार ले लिए 100 शेयर। सो यू सोल्ड एट 10,000 रुपीज, ठीक है? एंड एट 3:30 व्हाट डिड यू डू? 3:30 PM तक या थ्री पी एम तक आपने क्या करा? उसका प्राइस 92 चल रहा था, वापसी बाइंग करी 9200 पे, क्योंकि 100 शेयर खरीदने थे, ठीक है? और वापसी जो आपने 100 शेयर उधार लिए थे वो आपने वापसी कर दी ब्रोकर को। इस बीच आपने प्रॉफिट कर लिया 800 रुपए का, ठीक है? तो इसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, ठीक है? सो ऑप्शंस में जब मैंने क्या बोला कि आपको लग रहा है जब प्राइस अपसाइड जाएगा, ठीक है, यू आर बाइंग एन ऑप्शन, यू आर बाइंग अ कॉल ऑप्शन बिकॉज यू आर थिंकिंग दैट द प्राइस इज गोइंग टू अप। व्हाट इफ द प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन? अगर मेरा प्राइस 100 से 92 जाने वाला है, सो व्हाट आई डू इज आई विल बाय अ पुट ऑप्शन, ठीक है? आई विल बाय अ पुट ऑप्शन। So if I am expecting that the price is going to go down, I'm going to buy a put option. If I am expecting that the price is going to go up, then I'm going to buy a call option. ठीक है, ये समझ में आया? अप है तो कॉल, डाउन है तो पुट, ये समझ में आया? यस और नो? कम ऑन पीपल। एज एन ऑप्शन बायर, इसको ऐसे एक चार्ट बना देते हैं, ठीक है, सो दैट याद रहे। ओके, एज एन ऑप्शन बायर, इफ द प्राइस इज गोइंग टू गो अप, what I'm going to do? I'm going to buy call option. If the price is going to go down, then I'm looking for selling, यानी कि I'll book my put option, ठीक है? तो मैं पुट बाय करूंगा और प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करूंगा। इतना समझ में आया सबको? दैट्स गुड। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट इफ माय प्राइस इज गोइंग टू अप, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? कॉल ऑप्शन समझ लो, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया एट द रेट ऑफ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 100, यानी कि अगर मेरा प्राइस जो है वो अपसाइड जाएगा तो भी आप मुझे 100 रुपए का बेचोगे, तो मेरा प्राइस जो है वो 105 रुपए चला गया। मुझे आज के टाइम मिलेगा कितने का? 100 रुपए का, बट प्राइस क्या हो रहा है? 105 रुपए। तो कहने से मेरा 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यस और नो? बहुत सिंपली लेके जा रहा हूँ, दोबारा से लेके जा रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए कि अगर मेरा प्राइस जो अपसाइड चला गया,
ठीक है, कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया, यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं प्राइस जो मैं शेयर बाय कर सकता हूँ वो 100 रुपीज पे कर सकता हूँ। प्राइस जो 105 रुपए चला गया, बट मेरा बाइंग प्राइस क्या रहेगा, मेरा बाइंग प्राइस 100 रुपीज रहेगा। सिमिलर जब मैंने प्रॉपर्टी में आपको बोला था कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, प्राइस जो है वो 2.5 CR चला गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या बाई किया था, मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया था, तो मेरा बाइंग प्राइस ऑफ 2 करोड़ रुपीज रहेगा। ठीक है ना, जो मेरा प्रॉफिट है वो कितने का होगा, 50 लाख का। ठीक है ना, प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन इन द फ्यूचर। प्राइस जो है अभी 100 पे चल रहा है, प्राइस जो है अभी 100 पे चल रहा है, और प्राइस जो है बाद में 98 का होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉल बाय करूंगा क्या, पहले तो इतना आंसर दे दो, क्या मैं कॉल बाय करूंगा, यस और नो। प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन, कैन आई बाय कॉल, नो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पता है जो मेरा प्राइस है नीचे जाने वाला है, तो क्या मैं अगर इसमें कॉल सेल कर दूं, अगर मैं कॉल को सेल कर दूंगा, क्या मेरे को फायदा होगा, यस और नो। ठीक है, तो जब भी मेरा प्राइस जो है नीचे जाने वाला है, तो मैं हमेशा कॉल को सेल करूँ। ठीक है ना, आई सेल माई कॉल। तो सी हम सेल करते हैं, ऑप्शन सेलर क्या करेगा, कॉल को सेल करेगा। यहां तक क्लियर हो गया सारा का सारा। या यू कैन बाय पुट एज वेल, बट अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, आपने कॉल बाय करी थी जब प्राइस अपसाइड गया था, राइट। अगर प्राइस नीचे ही जाएगा, मुझे पता है कि फ्यूचर में प्राइस नीचे जाएगा, तो क्या फायदा, मैं सिर्फ कॉल की बात करूँ, पुट है ही नहीं अभी। ठीक है ना, पुट को भूल जाओ। अभी क्या समझ में आ रहा है कि कॉल को मैं बाय करूंगा, सेल करूंगा, एज अ ऑप्शन सेलर, व्हेन आई नो दैट द प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन इन फ्यूचर, विल आई बाय कॉल और विल आई सेल कॉल। ठीक है, सेल करूंगा कॉल को। चलो यहां तक समझ में आ गया, दैट्स गुड। नाउ कमिंग बैक, व्हाट इज पुट, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, यानी कि जब मैंने राहुल और संजय की बात की थी, अगर 2 लाख रुपए में, बेसिकली राहुल ने क्या बोला था, 2 लाख रुपए में कॉल खरीदा था, तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना, कि संजय ने कॉल सेल किया था। कैन आई से दैट संजय ने कॉल सेल किया था। ठीक है ना, सेम राहुल और संजय के ट्रांजेक्शन में चलते हैं। अब ये समझो, जो पार्टी है ना, जो एक्चुअल मेन पार्टी है, वो संजय है। संजय इज ट्राइंग टू सेल हिज हाउस, संजय इज ट्राइंग टू सेल हिज हाउस, और उसको बायर मिल जाता है, लेट्स से राहुल। ठीक है, राहुल को खरीदना था, उसे हाउस मिल गया, एंड दे बोथ एग्रीड एट 2 करोड़ रुपीज। सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक्चुअली जो हिंदी पर्सन है वो एक्चुअली संजय है, जिसको एक्चुअली सेल करना था। ठीक है, ही वांट्स टू मूव टू अमेरिका, so he's saying that I want to sell my house, and there is a Rahul. Now since Rahul knows that he has to sell his house, so upfront payment हुई 2 करोड़ की। ठीक है, now he says मुझे 3 months चाहिए, सेल करने के लिए, बिकॉज आई नीड टू शिफ्ट माई थिंग्स एंड एवरीथिंग। राहुल से मेरे पास पेमेंट है अभी की अभी, अभी ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो या तो मुझे घर दे दो, बट इस टाइम संजय सेज नाउ आई वांट सम 3 मंथ्स, कि मुझे शिफ्टिंग करनी है, मुझे सब करना है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, तो मुझे 3 महीने चाहिए कि मैं आपको 3 महीने बाद सेल करूंगा 2 करोड़। सो राहुल से कि मुझे जब आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस, सो व्हाट इफ आई बाय अनदर हाउस। ठीक है, मैं अपने 2 करोड़ रुपए आपके पास जो है, आपके लिए मैं सेफ रखूं, मैं उसको यूज ना करूं। ठीक है, सो ही विल सेव फॉर आस्क फॉर सम टोकन मनी, ही विल आस्क फॉर सम टोकन मनी, लेट्स से 2 लाख रुपीज। तो इस बार संजय ने 2 लाख रुपए दिए कि ठीक है, 3 महीने में आप मेरा घर खरीद सकते हो 2 करोड़ रुपए का। ठीक है ना, एंड तब तक आप किसी और का घर मत खरीदना, बिकॉज यू हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, एंड आई नो दैट यू कैन बाय एनीवन्स हाउस, बट 3 महीने तक आप इस 2 करोड़ को कहीं मत यूज करो, आप मेरे को दे देना, मैं अपना हाउस दूंगा, बट 3 महीने में। एंड दैट इज वाई ही इज आस्किंग फॉर सम मनी। ठीक है ना, सो राहुल यहाँ पे आस्क कर रहा है बिकॉज उसके पास अवेलेबल है रिसोर्स। ठीक है, सो नाउ संजय इज गिविंग 2 लाख रुपीज की 3 महीने में आप मेरा जो घर है वो 2 करोड़ में खरीद लो। सो इट्स कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। ठीक है, तो आपको सिचुएशन समझ में आई कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, कि अगर मेरे को लगता है कि प्राइस जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, प्राइस जो है नीचे जाएगा, तो अगर मैं आज बेचूंगा, आज 100 रुपए का प्राइस है, अगर मैं आज ही बेच दूं तो कितने का बिकेगा, 100 रुपए का। बट मुझे पता है इसका फ्यूचर में प्राइस जो है ना वो नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, तो इसका फ्यूचर में जो प्राइस है वो 95 हो जाएगा, तो मुझे रिस्क नहीं लेना, तो व्हाट आई डू इज आई विल बाय अ पुट ऑप्शन। यहाँ पे मैं एक पुट को बाय करूंगा। ठीक है, सो व्हाट विल द पुट डू, इट इज कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 महीने बाद भी मैं अपना प्राइस 100 रुपए में ही बेचूंगा, क्या कहते हैं, शेयर जो है मैं अपना 100 रुपए में बेचूंगा, एक्चुअल प्राइस उस टाइम पे 95 का। तो मुझे फायदा हो गया 5 रुपए का यहाँ पे, यस और नो, कि 3 महीने बाद ही मैं अपना जो घर है बेसिकली, या फिर जो शेयर है वो 100 रुपए का बेचूंगा,
और शेयर जो 3 महीने बाद रुपए, ठीक है ना, है वो एक्चुअली 95 रुपीज का है, बट मुझे मिलेंगे कितने, मुझे मिलेंगे तो 100 ही ना, बिकॉज मैंने पुट ऑप्शन बाय किया था। ठीक है, सो व्हेन द प्राइसेस आर गोइंग टू गो डाउन इन फ्यूचर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू बाय पुट ऑप्शन। ठीक है, अब मैं सिर्फ पुट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ पुट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता है कि आप ऑप्शन सेलर हो, पहली बात आप ये समझो, आप ऑप्शन सेलर हो यहाँ पे, और आपको पता है जो प्राइस है वो फ्यूचर में नीचे जाने वाला है, फ्यूचर में नीचे जाने वाला है, तो आप क्या कॉल सेल करोगे या पुट सेल करोगे? आपको पता है कि प्राइस जो है मेरा, वो प्राइस जो है नीचे जाने वाला है फ्यूचर में। तो यहाँ पे हमने पिछली बार क्वेश्चन में समझा था ना कि हम क्या करेंगे, हमें कॉल सेल करेंगे, क्योंकि उल्टा होएगा ना। सी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मार्केट होती है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, एक बार हाथ बैठ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ और मेरे को पता है मेरा फ्यूचर में प्राइस जो है गिरने वाला है, तो मैं अभी कॉल सेल कर दूंगा, बिकॉज कॉल का कुछ प्रीमियम मिलेगा मेरे को, और उसके बाद प्राइस बढ़ेगा नहीं, तो मेरा कंफर्म प्रॉफिट है। अब उल्टा हो रहा है, प्राइस ऊपर जाने वाला है, आप पुट बाय करोगे सेल करोगे, प्राइस जो है अपसाइड जाने वाला है, आप पुट बाय करोगे पुट सेल करोगे, सिंपल। पुट बाय करोगे सेल करोगे, पुट पूछ रहा हूँ मैं एवरीवन, प्राइस जो है अपसाइड जाने वाला है, इन द कमिंग मंथ्स प्राइस जो है 100 रुपए का 105 होने वाला है। क्या मैं जो पुट है वो बाय करूंगा सेल करूंगा? सिर्फ मैं पुट के बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ पे सबको समझ आएगा कि जब मेरे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मैं हमेशा जो है पुट को सेल करूँ। ठीक है, एवरीबडी गॉट सुनो? ठीक है, यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा। जिसको थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी है इट्स ओके, जस्ट वॉच द वीडियो अगेन। तो यहाँ पे सबको समझ में आया कि अगर मेरा प्राइस जो अपसाइड जा रहा है देन आई एम सेलिंग माय पुट, अगर मेरा प्राइस जो है डाउनसाइड जा रहा है यू नो सेलिंग माय कॉल, बिकॉज जो मैं प्राइस की मूवमेंट के साथ देखूंगा। अभी प्रैक्टिकली बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, सो एक्सपिरेशन डेट हमें समझ में आ गई कि एक्सपिरेशन डेट जो होगी हमारी 3 मंथ्स की है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसके बाद का होगा। ऑप्शन बायर और सेलर समझ में आ गया। एक एक्सरसाइज है, स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया कि इतने का मैं बाइंग करूंगा 2 करोड़ की। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द वॉल्यूम। तो देखो, जब मैंने आपको बोला था कि 100 शेयर्स की अगर मैं बाइंग या सेलिंग कर रहा हूँ तो मेरी वॉल्यूम क्या होगी, 100। सिमिलरली अगर किसी शेयर में 1 मिलियन शेयर्स हैं, उसकी ट्रांजेक्शन हो रही तो 1 मिलियन मिल भी तो वॉल्यूम। तो एक बात बताओ, कोई भी जो सिक्योरिटी होती है उसमें वो अच्छी कब होती है, जब वॉल्यूम हाई हो या वॉल्यूम लो हो? कमा नॉर्मल दिमाग लगाओ और ये बताओ कि वॉल्यूम अगर हाई होगी तो अच्छा प्राइस होगा, तो अच्छी सिक्योरिटी है, या वॉल्यूम लो होगी तो अच्छी सिक्योरिटी है? तो आई होप यहाँ पे आपको सबको समझ में आ गया। ठीक है, हाई वॉल्यूम। नेक्स्ट कम्स ऊपर इंटरेस्ट। ओके, तो एक बात बताओ, जब मैंने बोला कि मैंने 100 रुपए की क्वांटिटी है एक्स वाई जेड का जो शेयर है ना, वो मैंने 100 खरीद लिए, ठीक है ना, ऑलरेडी हो चुकी है, ट्रांजेक्शन इज डन। तो ये 11 बजे हो चुकी थी, अभी बज रहे हैं 12, एंड देन देयर इज अ 1 PM। हाँ, 100 की क्वांटिटी ट्रांजेक्टेड ऑलरेडी हो चुकी है, वो क्या थी, वॉल्यूम। ठीक है, आई एम लुकिंग टू बाय 1 लाख क्वांटिटी एट 12 PM। ठीक है ना, आई एम लुकिंग टू बाय, अभी बाय हुए नहीं है। ठीक है, अभी बाय हुए नहीं है, बट मैंने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, लिमिट ऑर्डर हम आगे जाके पढ़ेंगे, हमने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, उसे बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, सबको समझ आ गया ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ओपन इंटरेस्ट से ही समझेंगे फंडामेंटल्स को, कि कब प्राइस जो है अपसाइड जाएगा, कब प्राइस जो है रेंज क्या होगी प्राइस। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट समझ में आ गया कि अभी कॉन्ट्रैक्ट हुए नहीं है, अभी होने वाले। सी वॉल्यूम क्या है, ऑलरेडी ट्रांजेक्टेड हो चुका है, यानी कि अगर मुझे 100 शेयर खरीदने थे तो मैं पैसे दे चुका हूँ, मुझे शेयर मिल चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट यानी कि मुझे अभी 12 बजे 1 लाख शेयर खरीदने हैं, बट अभी ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है ना, आई विल बाय यार, तो मैंने ऑर्डर डाल के रख दिया है, बट अभी बेसिकली वो एग्जीक्यूट नहीं हो, क्योंकि प्राइस जो है, मान लो ये 100 रुपए में मैंने जो 100 शेयर थे वो मैंने 2,000 रुपए बाय करे थे, अभी प्राइस चल रहा है 2100, एंड आई वांट टू बाय 1 लाख शेयर्स एट 1900, या वापसी एट 2000 रुपीज। ठीक है, आई वांट टू बाय 1 लाख शेयर्स एट 2000 रुपीज, बट राइट नाउ द प्राइस इज एट 2100। तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ दूंगा, जब हम आगे समझेंगे लिमिट ऑर्डर क्या होता है, बट आई वांट टू बाय 1 लाख क्वांटिटी एट 2000। तो ये क्या है, ये क्वांटिटी ऑलरेडी पंच्ड है, बट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, अभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, निफ्टी बैंक में बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि ओपन इंटरेस्ट से ही हमें पता लगाते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, कि प्राइस का जो रेंज है वो कहाँ बनेगा। ठीक है, सबको समझ में ओपन इंटरेस्ट क्या है? अभी जो ट्रांजेक्शन हुई नहीं, आई वांट टू डू दिस ट्रांजेक्शन। सी वॉल्यूम क्या था, ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो चुकी है, मैंने 100 क्वांटिटी बेची थी, वो वो जा चुकी है, मेरे पास ट्रांसफर हो चुकी है और मुझे पैसे मिल चुके हैं, यानी ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। हाउएवर, अभी एक ऑर्डर डाला हुआ है, बट
उसका मुझे बायर या सेलर नहीं मिला। सिंपल सीधी बात है ना यार। एक बात बताओ, आप प्रॉपर्टी खरीदने चाहते हो, ठीक है, आप प्रॉपर्टी खरीदने के, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे 50 लाख में प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है ना। तो कैन आई से इट्स योर ओपन इंटरेस्ट टिल यू एक्चुअली गेट द प्रॉपर्टी। जब तक आप प्रॉपर्टी बाय नहीं कर लेते, आप देखते रहते हो ना प्रॉपर्टी को, आप प्राइसेस नोट करते हो, आप सारी चीजें फैक्टर्स को देखते रहते हो। तो कैन आई से इट इज योर ओपन इंटरेस्ट टू बाय अ प्रॉपर्टी इन पंजाबी बाग? यस और नो? सी एवरीबडी शुड बी क्लियर अबाउट इट। समझ में आया कि आप प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हो, आप अभी प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो कैन आई से इट इज योर ओपन इंटरेस्ट? क्या ट्रांजेक्शन हो चुकी है यहाँ पे? यस और नो? क्या ट्रांजेक्शन हो चुकी? क्या मैंने घर खरीद लिया ऑलरेडी? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैं शायद नेगोशिएट कर रहा हूँ या मैं उससे अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली हम प्राइसेस देखते हैं ना। जब मैं सिक्योरिटी बाय कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो प्राइस चल रहा है 2100 रुपए का, बट मुझे खरीदना 2000 पे, क्योंकि मुझे लगता है 2000 पे अच्छा प्राइस है, 2100 नहीं, 2100 हाई प्राइस है। तो 2000 पे मैंने 1 लाख क्वांटिटी पंच कर दी है, अभी मैंने पंच करी है, अभी हुई नहीं है, प्राइस आया नहीं उतना, यानी कि सेलर माना ही नहीं 2100 में बेचने के लिए। तो मैं क्या कहूंगा, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, जब तक मैं प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ या मैं जो चीजें खरीदना चाह रहा हूँ, तब तक मेरा ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, दैट्स द ट्रांजेक्शन हैज नॉट येट कंप्लीटेड। ओके, ये हम आगे जाके कॉन्सेप्ट में सीखेंगे, इन द मनी, आउट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। ठीक है, प्रीमियम आपको समझ में आ गया था। ठीक है ना, प्रीमियम क्या होता है कि हमें जो टोकन अमाउंट दिया था 2 लाख रुपए का, वो एक्चुअली प्रीमियम अमाउंट है। उसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, इंटरेस्टिंग वैल्यू और टाइम वैल्यू। ठीक है ना, इसको डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें इस समझ में आ रहा था सर पीरियड जो था वो 2 लाख रुपए का। ओके, सो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेन बात है ऑप्शंस क्यों करने चाहिए। ठीक है ना, हम कैश मार्केट क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, कैश मार्केट क्यों नहीं करनी चाहिए, ऑप्शंस क्यों करने चाहिए? बिकॉज पहली बात लिवरेज। यहाँ पे जो लिवरेज हमें मिलती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लिवरेज से क्या होता है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल, ठीक है ना, तो आप एक्चुअल जो ट्रेडिंग कर सकते हो ना, वो 50,000 की कर सकते हो। स्टॉक मार्केट्स में 5 टाइम्स तक का लिवरेज मिलता है। ठीक है, सो लिवरेज आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको 10,000 रुपए का कैपिटल है, आप एक्चुअली जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर सकते हो 50,000 की कर सकते हो। ठीक है, सो मैक्सिमम लिवरेज स्टॉक मार्केट प्रोवाइड्स इज 5 टाइम्स। और एक्चुअली में जितनी ज्यादा लिवरेज होगी, उतना ज्यादा रिस्क होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस का मेन रीजन है हमारा लिवरेज का, कि अगर हमारे पास 10,000 है, तो एक्चुअली मैं 50,000 का सामान बाय कर सकता हूँ। ठीक है ना, सो वी विल सी उसका उसका लिवरेज का फर्क है। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट स्टार्ट विच विल बी, देयर इज अ लाइक जो मार्जिन है उसमें क्या कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, उसमें हमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियसली एक बात बताओ, जो हम, आप कोई शेयर बाय कर रहे हो, ठीक है ना, डिलीवरी ले रहे हो शेयर्स की, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए शेयर्स बाय कर लिए। ठीक है ना, कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी, आपने 1 लाख रुपए अपना पोर्टफोलियो ले लिया। ठीक है, अगर मेरे पास लिवरेज मिले, अगर मुझे 5 टाइम्स की लिवरेज मिले, ठीक है ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक्चुअली में मैंने जो बाइंग करी 5 लाख की करी होगी, अगर 1 लाख रुपए मेरा खुद का कैपिटल है, 5 टाइम्स मुझे ब्रोकर एक्चुअली में लिवरेज दे रहा है, तो मैं 5 लाख के शेयर बाय कर सकता हूँ। ठीक है, उससे होगा क्या, मैंने जो एक्चुअली में प्रॉफिट शेयर बाय करे, तो उससे मुझे 10% प्राइस अप चला गया, यानी कि मुझे 10% का प्रॉफिट होता। तो अगर मैंने 1 लाख रुपीज की बाइंग करी है, तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट होगा। यस और नो पीपल? 10% मेरा जो पोर्टफोलियो अपसाइड चला गया, तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट होगा। Yes, and because of this leverage, I bought for 5 लाख रुपीज। प्रॉफिट मुझे 10% का ही हुआ, क्योंकि जो प्राइसेस है वो 10% दिए गए हैं, बट अब मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000 का। ठीक है, इसलिए लेवरेज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको उतने ही कैपिटल में, तो एक्चुअली मेरा कैपिटल कितना लगा, मेरा यहाँ पे कैपिटल जो डिलीवरी में, एक्चुअली डिलीवरी में क्या होता है, डिलीवरी में आपको मार्जिन नहीं मिलता। ठीक है ना, अगर आप जैसे बोलते हैं ना, बाय टुडे सेल सेल टुमारो स्टार्टिंग, बीटीएस, तो अगर आप डिलीवरी लोगे शेयर्स की, तो आपको यहाँ पे मार्जिन नहीं मिलेगा। बट सिमिलरली अगर आप ऑप्शंस लोगे, ठीक है ना, या फ्यूचर्स लोगे, तो बेसिकली, या आप इंट्राडे रिपोर्टिंग करोगे, तो आपको यहाँ पे लेवरेज मिलता है 5 टाइम्स। ठीक है, सो आप एक्चुअली जो ट्रेडिंग कर सकते हो 5 लाख की कर सकते हो, और 50,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लाख रुपए पे 10,000 कमा रहा हूँ, तो दैट इज माई आर कितना है, 10% का। बट उसी 1 लाख से मैं लिवरेज को यूज करते हुए 50,000 कमा रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो पोर्टफोलियो था वो 10% अपसाइड चला गया। तो एक्चुअली यहाँ पे मेरा जो आर है 50% का। यस और नो? ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी डू द ऑप्शंस, क्योंकि हम यहाँ पे समझेंगे कि जो प्रीमियम होता है ना, ठीक है ना, वो हमारा लिवरेज पे ही काम करता है। सो हाउ वी विल यूज इट, द ऑप्शंस प्रीमियम एंड लिवरेज, ठीक है, इनटू आवर प्रॉफिटिंग। तो हम ये कल कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक अब टाइम हो चुका है काफी। सो एंड काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए, तो आई होप आपने पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन समझ जाए होगा। मेन बात यही होती है पुट और कॉल के, ठीक है ना, बिकॉज मैं बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, एंड विल बी गोइंग ऑन टू द प्राइस सेक्शन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ऑनवर्ड्स, तो हमें टेक्निकल ज्यादा समझ में आएंगे। तो हमें जो बेसिक चीजें थी ना, वो सारी समझ में आ चुकी है। फिर इसके बाद हमारे पास, अगर आप देखोगे ना, तो मेरे पास सिर्फ लाइव चार्ट से दिखाने को, और उस पर हम सीधा ये समझेंगे कि एक्चुअली में डायरेक्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है ना, देयर इज नो मोर कॉन्सेप्ट। आई नो दिस कॉन्सेप्ट लाइक अ लिटिल बिट बोरिंग फॉर इन द बिगनिंग,
बट एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इनपुट समझ में आ जाए, हमें ये समझ में आ गया सर प्राइस नीचे जा रहा है, ओके एवरीवन, प्राइस नीचे जा रहा है, कॉल बाय करूंगा पुट बाय करूंगा, एवरीवन, 30 पीपल आर देयर, आई वांट 30 आंसर्स, प्राइस अपसाइड जा रहा है, मैं क्या बाय करूंगा, पुट बाय करूंगा, कॉल बाय करूंगा, जस्ट नॉर्मल। ठीक है, दैट्स गुड, सबको समझ में आ गया, कॉल बाय, somebody still saying put, put तब बाय करते हैं जब प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है ना, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और राइट टू सेल, और जो कॉल होता है वो राइट टू बाय होता है। सो इतना समझ में आ गया ना अगर आपको, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि हाउ वी विल बी एक्चुअली बी डूइंग इन द टेक्निकल। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आएगा ये जो सारी थ्योरी थी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसके बाद हम एक्चुअली में क्या करने वाले। सो दिस इज माय बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है। एक बात बताओ, ये आज का चार्ट है, सिंपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्राइस जो है मेरा यहाँ से यहाँ तक गया, अप साइड जा रहा है, प्राइस अप साइड है डाउन साइड है, इतना बता दो यस और नो, प्राइस अप साइड है या डाउन साइड है, आपको और डाउन है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत एक छोटा सा एग्जांपल है, एंड विद इन दीस 5 मिनट्स यू विल एंजॉय फॉर द नेक्स्ट सेशन कि हम एक्चुअली में क्या सीख चुके हैं, ठीक है। सो ठीक है, आज तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अब ये समझो, प्राइस अपसाइड जा रहा है तो मुझे क्या खरीदना था, अगर मुझे पता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता है कि लास्ट मेरा जो सपोर्ट बना था वो इसी लाइन से बना था, लास्ट जो सपोर्ट है मेरा यहीं से बना था, ठीक है ना, इस लेवल से बना था, और आगे हम समझ लेंगे टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना, तो मेरा सपोर्ट जो है वो इस लेवल से कहीं से बना था, लुक एट दिस सपोर्ट लेवल, ठीक है, प्राइस जो था पिछली बार भी वो इसी लेवल से अपसाइड जा रहा था बार बार, ठीक है, दिस लेवल वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड व्हेन द प्राइस टच अबाउट दिस लेवल अगेन, ठीक है ना, तब मेरा लास्ट टाइम प्राइस था वो यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, एंड दैट इज व्हाई आई नो व्हेन द प्राइसेस आर कमिंग डाउन साइड, और एग्जैक्टली प्राइस ने यहीं से अपसाइड बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, एक मुझे इंडिकेशन मिली, जो हम समझेंगे कि इंडिकेशन भी क्या होती है और किस तरह से हम समझेंगे प्राइस जो है यहीं से अपसाइड जाएगा, ठीक है ना, प्योर इंडिकेशन मिली कि अपसाइड जा रहा है, तो आप कॉल बाय करोगे पुट बाय करोगे, सी हम सारी चीजें समझने वाले हैं, ठीक है ना, बस अब ये जो आपके मेन आंसर्स थे ना वो ये थे कि कॉल बाय करना है पुट बाय करना, कमिंग ऑन टू द एग्जांपल अगेन। So what you will see that the price has made resistance from this level once. ठीक है, प्राइस ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस बनाया, इफ यू विल सी दैट द प्राइस विल कम बैक टू दिस लेवल, तो अगर मैं कहता हूँ मेरा प्राइस जो था वो यहाँ था, ठीक है, प्राइस जो था वो यहाँ था, बट मुझे पता है प्रीवियस लेवल्स पे, ठीक है ना, हम क्या करते हैं प्रीवियस कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे कैंडलस्टिक क्या होती है, किस तरह से हम इसे देखेंगे, बट मुझे अच्छा पता है कि यहाँ पे मेरा जो था एक रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस यहीं से रेजिस्टेंस लेवल बना के गया बिकॉज यहीं से नीचे आया, एंड इफ द प्राइस कम अप दिस लेवल तो प्राइस यहीं से दोबारा नीचे जा सकता है, मेरे को एक इंडिकेशन है, ठीक है ना, जस्ट एन इंडिकेशन, आई डोंट नो वेदर द प्राइस विल गो अपसाइड और डाउनसाइड, सो व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, प्राइस इस लेवल पे आया, ठीक है ना, प्राइस इस लेवल पे आया, एंड व्हाट यू विल सी दैट इट वाज नॉट एबल टू ब्रेक इट अपसाइड, अगर आप देखोगे प्राइस वहीं पे अपसाइड नहीं जा पा रहा, जहां मैं रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करा वहां से प्राइस जो अपसाइड नहीं जा पा रहा, तो प्राइस कहां जाएगा, नीचे जाएगा अपसाइड जाएगा, ठीक है, आप लोगों को इंडिकेशन है प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है, इफ द प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन, नॉट टेल मी वेदर यू गोइंग टू बाय पुट और कॉल, बाय पुट सेल कॉल, सबको समझ में आ रहा है हर चीज। देखो प्राइस जो है बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है ना, प्राइस ने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे ही अच्छा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, कि प्राइस को अगर ऊपर जाना होता तो अभी तक जा चुका होता ना, अगर प्राइस अपसाइड नहीं जा पा रहा तो प्राइस कहाँ जाना चाह रहा है, प्राइस जो है नीचे की साइड जाना चाह रहा है, ठीक है, एंड व्हाट डिड हैपन, प्राइस नीचे जाना शुरू हुआ, प्राइस जो है बेस में ही नीचे जाता है, ठीक है, उसके बाद प्राइस जो है नीचे जाना शुरू हुआ, फिर मैंने देखा क्या, मेरे पास दो सपोर्ट लेवल है, एक तो पहला सपोर्ट लेवल ये था, ठीक है ना, यहाँ से प्राइस जो है टच करके अपसाइड गया है, और एक सपोर्ट लेवल जो मेरा था, ठीक है ना, वो यही था, सो दीज आर माई एक्चुअली सपोर्ट लेवल्स, सो दिस विल बी मार्क्ड इन माय चार्ट, जब हम ट्रेडिंग एक्चुअली में इंट्राडे सीखने वाले हैं ना, तो उसमें हम ये सारी चीजें करके रखेंगे। What was more important is you to understand whether I have to buy put or whether I have to buy call or whether I'm selling call or whether I'm selling put, ठीक है ना, तो अगर यहाँ से मेरा प्राइस जो है सपोर्ट बना के अपसाइड जा रहा है, जो मुझे खरीदना है वो पुट खरीदना है या कॉल खरीदना है, सिंपली आंसर, प्राइस अगर अपसाइड जा रहा है तो क्या खरीदना है, पुट खरीदना है या कॉल खरीदना है, प्राइस इज गोइंग अपसाइड वेदर आई एम बाइंग कॉल और वेदर आई एम बाइंग पुट, ठीक है, सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट, और अगर मैं सेल करना हूँ, अगर प्राइस अपसाइड जा रही है तो मैं क्या सेल करूंगा, कॉल सेल करूंगा या पुट सेल करूंगा, ठीक है, तो आई होप यहाँ पे सबके जो आंसर है ना वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू कि यू आर एबल टू आंसर इन द सेम थिंग, ठीक है, इतनी कंफ्यूजन के बाद, इतनी थ्योरी के बाद भी अगर आपको समझ में आ रही है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके बाद कैसे इसमें प्रॉफिट्स कैलकुलेट होते हैं, किस तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, इसको छोटी मूवमेंट मत समझो, ठीक है ना, दीज आर एक्चुअल वेरी गुड मूव्स, और यहाँ पे आपको बहुत प्रॉफिट देने वाली है, किस तरह से हम प्रॉफिट को ऑब्जॉर्व करेंगे वो हम आने वाली क्लासेस में समझो, ठीक है,
सो अगर आप किसी को और कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन स्टे एंड आस्क मी क्वेश्चन, अदरवाइज वी आर डन फॉर द डे, लेट्स कॉल इट अ डे।